गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। है ना, आशा है सभी घर पर सुरक्षित हो। एक बार फिर आप लोगों के सामने में जो हम क्या पहले पढ़े थे, कल पढ़े थे जो पाठ, क्या पाठ पढ़े थे। इससे पहले जो था बड़े भाई साहब, जैसे लेखक कौन थे, प्रेमचंद। जिसके लेखक थे प्रेमचंद। तो इस लेखक जो थे प्रेमचंद और ये जो बड़े भाई साहब, दोनों के बारे में हमने क्या पढ़ा था, क्या समझे थे हम बड़े भाई साहब और इसके बारे में कि जो बड़ा भाई साहब था इसका परिचय क्या था, कितने साल बड़ा था बड़ा भाई साहब, दोनों में कितने साल का फर्क था, 5 साल का। कितने साल का फर्क था, 5 साल का फर्क था दोनों में, 5 इयर्स। कैसे, ये जो थे वो 9 साल के थे। कौन 9 साल के थे, जो लेखक, कौन है लेखक, प्रेमचंद। प्रेमचंद जो थे वो 9 साल के थे और उनके जो बड़े भाई साहब है वो 14 साल के थे। तो दोनों में 5 साल का फर्क था और जो था वो 9वीं कक्षा में पढ़ता था। ठीक है। और ये जो लेखक और बड़े भाई साहब के बारे में क्या बताया गया कि जो लेखक है वो जो लेखक है इसके बड़े भाई साहब का परिचय में किससे बताया कि वो दिन भर क्या करते थे, बहुत ज्यादा पढ़ते थे, बहुत ज्यादा पढ़ते लिखते थे, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा पढ़ते लिखते थे कि वो अपनी पूरी कॉपी में, किताबों में सिर्फ गोदागादी करते थे, है ना, दिन भर कुछ न कुछ लिखा करते थे। यही हमने देखा था। और जो छोटे भाई थे वो उसके एकदम विपरीत, बिल्कुल उन्हें पढ़ाई नहीं पसंद थी, वो दिन भर खेलना पसंद करते थे, दिन भर मैदान में जाना पसंद करते थे दिन भर। और ये जो छोटा भाई था उसे हमेशा अपने बड़े भाई से डर रहता था और बड़े भाई साहब जो थे वो हमेशा किताब पढ़ने की वजह से, बड़े होने की वजह से, बड़ा दर्जा मिलने की वजह से वो क्या करते थे, हमेशा अपने छोटे भाई को डांटा करते थे, है ना, हमेशा। और डांटते हुए सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहता था, कहाँ थे, क्या पूछते थे, कहाँ थे तुम अभी तक, ये पूछकर फिर शुरू उनकी पूरी उपदेश, पूरी भाषण डांटते रहते। और ये सब डांटने की वजह से बेचारे छोटे भाई जो थे प्रेमचंद, वो क्या सोचते थे कि इतनी डांट सुनने के बजाय मैं घर ही चला जाऊं, मैं घर चला जाऊं, वापस मुझे नहीं पढ़ना है। उसके बाद फिर क्या सोचते थे कि नहीं, मुझे नहीं पढ़ना है, ये ना सोचकर फिर क्या सोचते थे कि मैं टाइम टेबल बना लूं, है ना, मैं टाइम टेबल बना लूं, मैं इस टाइम टेबल बनाकर इस पे अमल करूं। और बेचारे किस तरह के टाइम टेबल बनाते हैं, मैंने बताया आप लोगों को पहले कि पूरी सुबह से लेकर रात तक बहुत अच्छी टाइम टेबल बनाते थे और पूरी रात के 11 बजे तक इतनी अच्छी टाइम टेबल बनाते कि उस टाइम टेबल में कहीं खेलना नहीं था, खेलना कूदना कहीं भी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद वो जो थे उस पर टाइम टेबल बनाना बहुत बड़ी अच्छी बात है, बहुत इजी काम, और उसमें अमल करना, उसको निभाना, है ना, उस पर टिके रहना, ये बहुत मुश्किल का काम था जो लेखक से नहीं हो सका। वो बिल्कुल ऐसा काम नहीं कर सके, वो बिल्कुल भी टाइम टेबल पर अमल नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि उसे बाहर की जो मैदान थी वो पुकार रही थी, आ जाओ खेलो, आ जाओ खेलो। ठीक है। उसके बाद आगे बताते हम, चले आगे। सालाना इम्तिहान हुआ। सालाना इम्तिहान हुआ यानी, इम्तिहान यानी क्या होता है, परीक्षा, है ना, इम्तिहान, इम्तिहान यानी होता है परीक्षा, है ना। यहाँ दिख रहा है इम्तिहान, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, इम्तिहान हुआ यानी परीक्षा हुआ, है ना। तो भाई साहब जो है सालाना मतलब वार्षिक, साल भर का परीक्षा, है ना, जो साल भर का परीक्षा हुआ उसमें क्या हुए, भाई साहब जो थे वो बेचारे फेल हो गए। फेल हो गए वो, क्योंकि वो दिन भर कॉपी किताब पढ़ते थे ना, कॉपी किताबों में चिड़ियों के, है ना, और दुनिया भर के चित्र बनाया करते थे, जिसकी वजह से वो फेल हो गए। और जो लेखक थे वो पास हो गए। और सिर्फ पास ही नहीं हुए, वो अपने कक्षा में, अपने दर्जे में प्रथम आए, फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, फर्स्ट क्लास से पास हुए। सिर्फ पास ही नहीं हुए कि जो लड़का दिन भर खेलता था वो लड़का जो था अपनी कक्षा में फर्स्ट आया, और जो दिन भर कॉपी किताब लेके बैठे रहते थे उसके बड़े भाई सब वो क्या हुए, फेल हो गए। मेरे और उनके बीच में केवल, अब पहले कितना था 3 साल का अंतर था, अब जो है सिर्फ 2 साल का अंतर रह गया, अब जो है सिर्फ 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया, बड़े भाई साहब के खूब सुना है, छोटे भाई के जी में आया, दिल में आया, मन में आया कि भाई साहब को आड़े हाथे लूं, मतलब खूब सुनाओ खूब सुनाओ।
आपको यह घोर तपस्या कहाँ गई, आपकी ये जो घोर तपस्या कहाँ गई। मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। खेल कूद कर रहा, बहुत खेला और 7वीं कक्षा में मैं फर्स्ट भी आया हूँ। लेकिन यह इतनी दुखी और उदास थी कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। है ना, मतलब घाव पर नमक छिड़कना मतलब और अधिक खरी खोटी सुनाना। तो ये जो थी उनकी हालत देखकर छोटा भाई जो था एकदम नर्म दिल का था। उसे लगा कि मैं खूब सुनाऊं, लेकिन बाद में उसने नहीं सुनाया क्योंकि वो नहीं चाहते थे अपने भाई के घाव पर और ज्यादा नमक छिड़के, मतलब और ज्यादा उसको सुनाए, उसे दुख पहुंचाए। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। पास हो गया ना, फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है, तो जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा घमंड बढ़ गया। किसका? लेखक का। भाई साहब का वह रौब मुझ पर ना रहा, जो रौब था कि कहाँ गए थे वो नहीं रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था, अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया, थोड़ा हिम्मत बढ़ गया। जैसे ही वो कक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुआ तो उसका जो था थोड़ा हिम्मत बढ़ गया। वो क्या कहने लगा हिम्मत बढ़कर कि अब जो है जो भी होगा देखा जाएगा। अगर मान लो बड़ी आजादी से खेले, उसके सामने में खेलने चले गया बड़ी आजादी से, और उसकी क्या ये थी कि अगर मान लो मुझे कुछ कहते हैं बड़े भाई साहब तो मैं बड़े साहब से कह दूंगा कि आप तो दिन भर किताब लेके बैठे हो, कौन सा तीर मार लिए आप किताब लेकर बैठकर। मुझे देखो, मैं तो कक्षा में प्रथम आया हूँ और मैं दिन भर खेलता कूदता रहता हूँ, उसके बावजूद मैं प्रथम आया हूँ। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग में साफ हाजिर होता था कि बड़े भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भाप लिया, जबान से तो कह नहीं सकता ना, बड़ा था। और मैंने बताया कि बड़े भाई साहब होने के नाते जो तो लेखक जो थे वो उनकी बहुत इज्जत करते थे, बहुत इज्जत करते थे। तो इसकी वजह से उसने ऐसा नहीं कहा, लेकिन उसके हाव भाव से, उसकी करने वाली जो कर्तव्य है, ये सब चीज से उसने भाप लिया, मतलब समझ गए। कौन समझ गए? बड़े भाई साहब। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडा की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। बहुत गुस्सा आया। दिन भर खेला, गुल्ली डंडा जानते हो आप लोग, जो लकड़ी याद रखकर उसे मार के उसे इस तरह से मारा जाता है लकड़ी को, है ना। गुल्ली होता है, डंडा होता है, डंडे से छोटे से लकड़ी को मारा जाता है। तो इस तरह से जो गुल्ली डंडा था उसको खेल रहा है, वो दिन भर खेल रहा है और खेल कर सीधे भोजन के समय वापस आया। अब देखो, भोजन के समय जैसे वापस आया, अब उसके भाई, बड़े भाई साहब जो थी, उसकी तो गुस्से का ठिकाना ना रहा। इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। कह रहे हैं कि तुम एक साल में जो है इस कक्षा में इस बार पास हो गए हो, इस कक्षा में तुम अव्वल आ गए हो, फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए हो, तो क्या तुमको घमंड हो गया है? तुम्हें घमंड हो गया है? नहीं, तुम अपने आप पर घमंड मत करो। किस बात का तुम्हें घमंड है? क्यों घमंड कर रहे हो, है ना? तुम्हारी हस्ती क्या है? इतिहास में रावण का हाल तो पड़ा ही होगा। जानते हो आप लोग रावण कौन है? कौन है रावण? जिसे राम ने मारा था, है ना। उसे भी बड़ा घमंड था। क्या है, किस बात का? उसके चरित्र में तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए? मजहब महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, है ना। असल चीज है बुद्धि का विकास करना। कह रहे हैं उसके कि जो रावण को उदाहरण क्यों दिया गया है कि रावण को भी बड़ा घमंड था, है ना। वो बहुत बड़े यशस्वी थे, बहुत अच्छे बड़े ये थे, लेकिन उसका भी कोई घमंड उससे ही चूक कर गया, है ना। वो क्या अमर रहा? नहीं, उसे उसका घमंड से चूक कर गया। राम ने उसे किस तरह से मारा है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, है ना। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते हैं।
है। जो रावण था, रावण को चक्रवर्ती कहते हैं। क्यों रावण को चक्रवर्ती कहते हैं? क्योंकि वो जो था वो मंडल का स्वामी था, उसे बहुत ज्यादा ताकत थी, है ना। इतना ज्यादा ताकत था उसके पास, उसे किसी भी प्रकार का मौत नहीं था कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों का भी घमंड नहीं रहा। और अभी जो अंग्रेजी के जो राज्य का इतना विस्तार कर रहे हैं इस पर, इसलिए इतने सारे बड़े बड़े विद्वान हो रहे हैं, लेकिन इन लोगों को किसी को भी चक्रवर्ती नहीं कह सकते हैं। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उनकी गुलामी करते थे। किसकी गुलामी? रावण की। आग और पानी के देवता भी उनके दास थे, मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। किसके घमंड ने? रावण के। रावण के घमंड ने उसके नामो निशान तक को मिटा दिया है ना। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे, अपने ऊपर घमंड न करे। बड़े भाई साहब जो है छोटे भाई साहब को बता रहे हैं कि भले तुम वो किसी भी प्रकार से करो, लेकिन घमंड न करो। घमंड करने से, अभिमान करने से खुद उसमें वो चूर हो जाता है, नाश हो जाता है, ठीक है। इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से वो चला गया। कौन चला गया? रावण। रावण के उदाहरण देके बता रहे हैं। फिर क्या बता रहे हैं? शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। शैतान जो है उसके बारे में बता रहे हैं उदाहरण देकर। रावण के बारे में उदाहरण बताया गया, अब शैतान के बारे में उदाहरण देकर बता रहे हैं कि उसे घमंड था। क्या घमंड था? कि मुझसे बढ़कर ईश्वर का भक्त और कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में धकेल दिया गया। शाहे रूम में ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है। सोचो बेचारा सिर्फ खेलने जा रहा था। जो छोटा भाई था लेखक प्रेमचंद सिर्फ खेलने जा रहे थे और क्लास में अव्वल आए, तो ये सोचकर कि अब मैं पढ़ सकता हूँ, ये सोचकर वो खेलने बड़े आजादी से जाने लगे, जिसकी वजह से बड़े भाई साहब फिर से उसकी डांट डपट शुरू करते हुए किसका उदाहरण दिया? रावण का उदाहरण दिया, शैतान का उदाहरण दिया, है ना, और शाहिरुम का उदाहरण दिया। तो इस तरह से लोगों को उदाहरण देकर कह रहे हैं कि तुम इस तरह से घमंड मत करो। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, अब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए हो। अंधे के हाथ बटेर लग गई, अंडरलाइन करोगे ये, अंधे के हाथ बटेर लग गई, है ना। अंधे के हाथ बटेर लग गई मतलब क्या होता है कि बिना सोचे अचानक से बहुत ज्यादा मिल गया। ये मुहावरा है, अंधे के हाथ बटेर लग गई। तो ये मुहावरा जो है अंडरलाइन करोगे, इसमें क्या बताएंगे? अंधे के हाथ बटेर लग गई कि इसमें बिना सोचे अचानक से तुमको बहुत ज्यादा मिल गया, तो वो बिना सोचे ही वो इतना ज्यादा पास हो गया। ये उसको बता रहे हैं कि तू बिना सोचे पास हो गया है। बार बार नहीं लग सकती, कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। गुल्ली डंडा खेल के आया ना वो, तो बता रहे कि गुल्ली डंडा में भी अंधा निशाना लग जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। दांतों पसीना आना ये भी है कि बहुत ज्यादा डर लगना, है ना, मेहनत का फल जानना, ये भी अंडरलाइन करोगे। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। लोहे के चने भी बहुत अधिक परिश्रम करना, है ना, लोहे के चने चबाना, इससे भी आप अंडरलाइन करोगे। इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। बादशाहों के नाम जो आप लोग पढ़ते हो, है ना, हिस्ट्री में बहुत सारे बादशाहों के नाम पढ़ते हो, तो क्या है कि इस तरह से बादशाहों के नाम याद रखना कोई आसान बात नहीं है। वो कौन सी कक्षा में पढ़ते थे बड़े भाई साहब? 9वीं कक्षा में। तो बता रहे कि जब तुम 9वीं में आओगे, जब 9th क्लास में आओगे, तो तुमको पता चलेगा 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफाचट, सिफर भी न मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में। दर्जनों जो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम ओरिया चार्ल्स। दिमाग चिक्का खाने लगता है। तो आप लोग पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, सबके नाम एक जैसे रहते हैं।
तो ये सब पढ़ने की वजह से क्या कह रहे हैं कि दर्जनों हैं सब, जेम्स, चार्ल्स, है ना, ये सब दर्जनों हैं। कौन नंबर 1, कौन नंबर 2? शाहजहां, ये सब कौन है? शाहरुम, है ना, ये सब कौन है? जो इतने सारे इन लोगों का नाम कैसे याद रहेगा? ये सब करने से दिमाग जो घूम जाता है, चक्कर पड़ जाता है, दिमाग में चक्कर आ जाता है, आदि रोग हो जाता है। इन अभागों के नाम भी ना जुड़ते हैं, एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहारुम, पंचुम लगाते चले गए हैं। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता रहे। बड़े भाई सब कह रहे शाहरुम जो है दोयम, सोयम मतलब प्रथम, शाहजहां प्रथम, शाहजहां द्वितीय, है ना, बादशाह 1, बादशाह 2। इस तरह से 1 2 क्यों लगाना, 1 2 3 क्यों करना, है ना। इससे अगर मुझसे पूछे तो मैं तो बहुत सारे नाम बताता, लेकिन ये लोग ऐसे नाम लगाए तो किसने क्या काम किया याद रखना बहुत मुश्किल है। इस सब चीजों को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे कह रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही बना। ज्योमेट्री पढ़ते हो आप लोग, है ना। तो इस ज्योमेट्री में क्या कह रहे हैं कि अगर आ बा जा मतलब ABC की जगह में आ जा बा, है ना, आ बा जा, है ना, ABC है ना, आ जा बा लिखे, आ जा बा लिख दिया, मतलब आंसर में आ लिखे, जा लिखे, बा लिखे, जो आंसर सही है। या फिर क्या कह रहे हैं कि जा, आ जा बा, आ बा जा, है ना, आ बा जा, आ बा जा की जगह में आ जा बा भी लिख देते हैं, तो क्या हुआ? सारे नंबर कट देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सही, ये सही, ये सही है, लेकिन यहाँ पे भी बा का आंसर आएगा तो गलत है। अब ये गलत है, ये तो नंबर कटेगा ही ना, मार्क्स तो कटेगा। आप लोग ABCD की जगह में यहाँ लिख रहे हैं A है, यहाँ C है, यहाँ B है, हाँ ये आंसर है ना। और यहाँ करें क्या लिखा है, यहाँ करें A B C, ये आंसर। तो ये आंसर है, तो ये आंसर लिखोगे तो कैसे मार्क्स मिलेगा बोलिए। लेकिन जो बड़े भाई साहब कहते हैं कि अगर अबाजा की जगह में अजाबा लिख दिया और सारे नंबर कट गए, कोई इन निर्दयी मुमताहिनों से नहीं पूछता कि आखिर आबाजा और आजाबा में क्या फर्क है। जानते हो आप लोग क्या फर्क है? आंसर में फर्क है कि नहीं है? हाँ। और क्या कह रहे हैं, कोई और व्यक्ति की बात के लिए क्यों छात्रों को खून करते हैं? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, या तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डाले, और इसी रंटक का नाम शिक्षा रख छोड़ा है, रंटक। रंटक है ना, रंटक। रंटक यानी क्या होता है? रट्टा मारना, तोते की तरह रट्टा मारना। तोते की तरह रट्टा मारना यानी खूब बाइहट करना, बहुत ज्यादा बाइहट करना, है ना। तो इसी को शिक्षा रखा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फायदा है। क्या फायदा है इसमें? इस रेखा पर, अब बता रहे मैथ्स के लिए, इस रेखा पर वह लंब गिरा तो दो आधार लंब से दुगुना होगा। पूछे इससे प्रयोजन, दुगुना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रह जाए मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफत याद करनी पड़ती है। तुम्हारे जो मैथ्स से बताते हैं, है ना, कि जो है लाइन है जो बनाने के लिए त्रिकोण बनाना है ना। तो ये त्रिकोण बनाने के लिए या फिर 90 अंश का जो त्रिकोण बनाना है, तो इसके लिए अगर मान लो लाइन खींचे ऐसे पड़ा है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि लंब गिरे, सीधा गिरे, किसी भी तरह गिरे, क्या फर्क पड़ता है? क्या रहे वो, है ना। तो ये ऐसा नहीं, किससे क्या फर्क पड़ता है, पास होने से मतलब है, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो। अब हमारे ऊपर आ गए हैं, बोल रहे हैं कि क्या कहा गया है? समय की पाबंदी पर, है ना, समय की पाबंदी पर निबंध, ऐसे राइटिंग। अब ऐसे राइटिंग तो लिखोगे, ज्यादा लिखना पड़ता है ना, 100 शब्दों का, 200 शब्दों का। तो क्या कह रहे हैं कि निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो, 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन के संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? समय की पाबंदी है, समय की पाबंदी 4 लाइन में बता दे रहे हो, तो 4 लाइन में जो बात बताई जा रही है उसको 4 पन्ने में वो कैसे लिखे, पूछ रहे हैं।
है ना, जो वाक्य कही जा सकती 4 पन्नों में कैसे लिखेंगे और लिखने की जरूरत क्या है। मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ, मतलब बेकार कहता हूँ। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। समय का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है इसका, बल्कि दुरुपयोग किया जा रहा है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया गया है। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखे, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए नहीं, शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात है या नहीं, बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं, मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ पहनने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताएगा। ये जो था कि सब सुनाना जो है, ये सब बताना कि ये निरंतर विद्या है ना, ये रट्टा मारना है। जब लोग बता रहे हैं बस लिखे या अब जब लिखे तो क्या फर्क पड़ता है। मैथ्स में अगर मान लो एक लाइन में सीधी लाइन खींचे, ये 13 लाइन खींचे तो क्या फर्क पड़ता है। इतने सारे शायर उन लोगों को याद रखो हिस्ट्री में, तो किस तरह से उन लोगों को याद रखे। तो जब तुम मेरी कक्षा में आओगे, है ना, जब मेरी कक्षा में मतलब बड़े भाई साहब कह रहे कि मेरे कक्षा 9th क्लास में आओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि पढ़ाई क्या होता है, कितनी कठिन है। अभी तो तुम्हें अंधे की आंख बखेर लग गई है, मतलब तुम बिना सोचे तुम पास हो गए हो, कक्षा में फर्स्ट आ गए हो। जैसे बिना सोचे अचानक से जो गुल्ली डंडा खेल रहे हो उसे अच्छा निशाना मिल जाता है, ठीक उसी तरह तुम्हें भी अंधे की हाथ बटेर लगी इस साल। इसकी वजह से तुम इतना घमंड ना करो। ये सब खटीखोरी उन्हें सुना रहे हैं। अब स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने या उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वार्थ से लग रहा था, है ना, भोजन जो था वो निस्वार्थ से लग रहा था। क्यों निस्वार्थ से लग रहा था कि कब समाप्त होती। भोजन कैसे भाएगा, किस तरह से भोजन भाएगा, कैसे अच्छा लगेगा उसे भोजन, क्यों अच्छा लगेगा। इतनी सुने, इतनी खटीखोरी सुने तो कैसे भोजन उसे अच्छा लगेगा। जब पास होने की यह तिरस्कार हो रहा था, फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिया जाता। पास में फर्स्ट आया, पास हुआ, उसके बावजूद में इतना सुना रहे हैं, है ना, तो इतना सुनाने के बावजूद भी उसे इतना सुना रहे हैं तो कहाँ से भोजन होगा उसे अच्छा लगेगा। तो वो तो शायद भोजन भी नहीं करते, है ना। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताजुब है, लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ में न जाने देता, पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। मतलब जो थोड़ा अभिमान हो गया था कि मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ, प्रथम श्रेणी में पास हुआ हूँ, तो मैं बड़ी आजादी से थोड़ा घूम सकता हूँ, भाई पूछेंगे तो बड़े जोरों से जवाब दूंगा। लेकिन नहीं, उसने जवाब देने के बजाय इतनी खटीखोरी सुनी, हर सब्जेक्ट के बारे में बताया कि तुम मेरे कक्षा में आओगे तो तुम्हें इतने सारे तकलीफों को झेलना पड़ेगा बोलकर। तो इसकी वजह से उसने जो था देखकर बहुत ज्यादा उसे लगा कि नहीं, मैं पढ़ ही नहीं सकता हूँ, इतना ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकता हूँ बोलकर थोड़ा सा मायूस हुआ। लेकिन फिर भी वो अपने मैदान नहीं छोड़ सकता था। लेकिन हाँ, वही चोरी छुप की तरह फिर से खेलने कूदने के लिए भागा करता था। इसके आगे की ओर हम देखेंगे। धन्यवाद।